गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, महत्वपूर्ण शब्दावली एंड ट्रेड यूनियन के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश की थी और ये जाना था कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को बनाने के पीछे क्या पर्पस थे, क्या जो उनके ऑब्जेक्टिव थे। तो आइए आज के इस वीडियो क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी या एक प्रकार से जो डेफिनेशन दी गई है उनको समझना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं या डेफिनेशन है जिन्हें हमें पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर ये मैंने 6 डेफिनेशन जो है यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं ट्रेड यूनियन एक्ट में। फर्स्ट है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि एक प्रकार से उपयुक्त सरकार। यहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी यदि कोई ट्रेड यूनियन किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही वर्क करता है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में, तो वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वही स्टेट गवर्नमेंट होगी। एग्जाम्पल के तौर पर यदि कोई ट्रेड यूनियन केवल राजस्थान की जियोग्राफिकल टेरिटरी में ही काम कर रहा है, यहाँ के वर्कर्स के इंटरेस्ट के लिए ही काम कर रहा है, तब उस केस में जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो राजस्थान गवर्नमेंट होगी। यदि कोई ट्रेड यूनियन हरियाणा के पर्टिकुलर हरियाणा स्टेट में ही वर्क करता है, हरियाणा से बाहर वर्क नहीं करता है, तो फिर उसके अंदर जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो हरियाणा गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है ना। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब यदि कोई ट्रेड यूनियन या श्रम संघ किसी पर्टिकुलर स्टेट की जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ही वर्क करता है या उसका ऑपरेशनल एरिया है लिमिटेड है अप टू द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, तो उसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट होगी। उसके बाद यदि कोई जो ट्रेड यूनियन है उसका ऑपरेशनल एरिया है पूरे जो कंट्री को कवर करता है, जो कंट्री के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं या उनके मेंबर हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कार्य करता है, तो उस केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे रेलवे, इंडियन रेलवे में काम करने वाले वर्कर हैं, उनका भी एसोसिएशन है, ट्रेड यूनियन है, श्रम संघ है, तो उस केस में जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। इसके अलावा जैसे जो बैंकिंग एम्प्लॉइज हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर काम करते हैं, तो यदि वो उनका भी ट्रेड यूनियन है तो उस ट्रेड यूनियन के केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, क्योंकि जो बैंकिंग एम्प्लॉइज का जो ट्रेड यूनियन है वो पूरे जो है कंट्री के अंदर अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए, अपने मेंबर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए काम करता है। तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी समुचित सरकार, उपयुक्त सरकार। ठीक है ना। कोई ट्रेड यूनियन किसी पर्टिकुलर स्टेट तक ही सीमित है तो उस केस में उस स्टेट की गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी और यदि कोई ट्रेड यूनियन पूरे कंट्री के अंदर कार्य करता है तो उस केस में जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब है कार्यकारी। ठीक है, कार्यकारिणी। यहाँ पर देखिए एक एग्जीक्यूटिव मतलब एक प्रकार से जो मैनेजमेंट टीम है जो ट्रेड यूनियन को मैनेज करती है, उसका संचालन करती है। ठीक है ना। उसको हम एग्जीक्यूटिव या किसी अन्य नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है। अब आप देखिए ट्रेड यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है और उसको ऑपरेट करने के लिए, उसका संचालन करने के लिए जो एक कमेटी होती है, उस कमेटी को, उस मैनेजमेंट टीम को हम
या कार्यकारिणी या किसी अन्य नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद है नेक्स्ट ऑफिस बियरर। देखिए जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जो ट्रेड यूनियन के काम को देखती है और जो भी जरूरी ऑपरेशन एक्टिविटीज हैं उनको करती है, तो वो सभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के या एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो मेंबर होते हैं उनको हम इंडिविजुअली ऑफिस बियरर के नाम से, पदाधिकारी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब क्या है कि ट्रेड यूनियन का जो पंजीकृत कार्यालय है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया गया है, जहां पर कंपनी के साथ जो फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस जो पत्राचार किए जाएंगे तो उसको हम रजिस्टर्ड ऑफिस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर ट्रेड यूनियन से रिलेटेड जो भी चार्टर डॉक्यूमेंट है, महत्वपूर्ण दस्तावेज है, वो वहां पर रखे जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उनको ट्रेड यूनियन के रजिस्टर्ड ऑफिस में जाकर उन्हें चेक कर सकता है, उनको देख सकता है। नेक्स्ट है ट्रेड डिस्प्यूट। अब देखिए ट्रेड डिस्प्यूट क्या है, इसके बारे में आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल से बताया था कि ट्रेड डिस्प्यूट जनरली एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, दो एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय के बीच में, और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में यदि एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको हम ट्रेड डिस्प्यूट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप यदि और डिटेल समझना है ट्रेड डिस्प्यूट के बारे में तो आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्कमैन। अब देखिए यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन एक्ट है, यहाँ पर वर्कमैन का क्या मतलब है। वर्कमैन का मतलब किसी फैक्ट्री में या किसी इंडस्ट्री में काम करने वाले या नए करने वाले भी, परंतु उस ट्रेड डिस्प्यूट से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को हम वर्कमैन के नाम से जानते हैं। ये मैं डेफिनेशन या टर्मिनोलॉजी इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इंडस्ट्रियल लॉ में जैसे एक्ट बदलता है, जैसे नया लॉ या कानून बदलता है, उसके अकॉर्डिंग इनका जो मीनिंग है वो भी अलग है, इनका डेफिनेशन है वो भी अलग है। आप फैक्ट्रीज एक्ट में जाएंगे तो वर्कर का डेफिनेशन अलग होगा, यदि आप किसी दूसरे एक्ट के अंदर देखेंगे तो वर्कर का डेफिनेशन है वो अलग होता है। तो इस प्रकार से हमें पर्टिकुलर जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो टर्म्स यूज किए गए हैं उनका मतलब समझना जरूरी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। अब ट्रेड यूनियन एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या थे वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, ठीक है ना। यहाँ पर हम स्पेशली ट्रेड यूनियन के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। Objectives of trade union फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है जनरेटिंग क्लास कॉन्शियसनेस इन द वर्कर एंड प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट। जनरेटिंग क्लास कॉन्शियसनेस in the workers and
workers and protecting their interests. जो ट्रेड यूनियन का जो ऑब्जेक्टिव है या उसका जो कार्य है वो क्या है कि जो वर्कर है, ठीक है ना, उनके अंदर जो हमें जागरूकता पैदा करना है, क्लास कॉन्शियसनेस, ठीक है ना, वर्ग जागरूकता, जिस भी वर्ग से जिस भी क्लास से वो संबंध रखते हैं उनके अंदर एक अवेयरनेस जो है डेवलप करना है और उनको जानकारी देना है उनके राइट्स के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में, और ये भी उनको बताना है कि किस तरीके से वो अपने इंटरेस्ट को, अपने राइट्स को सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे उनको सुरक्षित रखने के लिए कार्य करें। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशिंग good mutual relation and relations and developing amicable feeling among workers. अब देखिए दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेड यूनियन का, एस्टेब्लिशिंग गुड म्यूचुअल रिलेशन एंड डेवलपिंग एमिकेबल फीलिंग अमंग वर्कर्स, यानी जो वर्कर्स हैं उनके अंदर जो एक अच्छे संबंध है उसको स्थापित करना है और एक जो मित्रता पूर्वक जो फ्रेंडली फीलिंग है उसको डेवलप करना है ताकि सभी जो वर्कर्स हैं वो एक दूसरे वर्कर के हित के लिए काम करें, एक दूसरे वर्कर के इंटरेस्ट के लिए, राइट्स के लिए जो है फाइट करें, ठीक है ना। एक जब भी किसी वर्कर के अधिकार एक प्रकार से प्रभावित होते हैं तो उसके लिए सभी जो कलेक्टिवली मिलके उसके लिए आवाज उठाएं, अपनी बात रखें। तो इस प्रकार से जो ट्रेड यूनियन है उसका काम वर्कर्स के अंदर जागरूकता लेके आना है और जो वर्कर्स हैं उनके अंदर एक गुड म्यूचुअल रिलेशन, पारस्परिक अच्छे संबंध स्थापित करते हुए जो एमिकेबल यानी मित्रता पूर्वक जो भावना है उसका विकास करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है थर्ड नंबर, to protect the right to protect the right and interest of workers and interest of वर्कर्स या फिर मेंबर्स, ठीक है ना। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ वर्कर। किसी भी वर्कर या जो ट्रेड यूनियन का मेंबर है उसके राइट्स है वो एडवर्सली अफेक्ट नहीं हो, एक प्रकार से उन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़े, उनके राइट्स है उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाए, तो उनके लिए जो है काम करता है ट्रेड यूनियन, ठीक। नेक्स्ट है टू
improve the work conditions and living standards of members. To improve the work conditions and living standards of members. जो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं वो जिस फैक्ट्री में, जिस इंस्टीट्यूट में या जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वहां पर वर्किंग कंडीशंस क्या है, किस कार्य दशा में वो काम कर रहे हैं, किस प्रकार की फैसिलिटी है वो उन्हें दी जा रही है, तो उस वर्किंग कंडीशंस में या जो फैसिलिटी उनको दी जा रही है उस फैसिलिटी में सुधार कैसे करना है और किस प्रकार से जो ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं उनके जीवन स्तर को में सुधार करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, तो उसके लिए भी ट्रेड यूनियन है वो कार्य करता है। उसके बाद है नेक्स्ट, टू असर्टेन द वर्किंग आवर्स, टू ascertain the working hours for members and ensuring regular payment to them. Ensuring regular payment to them. अब देखिए जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ट्रेड यूनियन का वो है टू असर्टेन द वर्किंग आवर्स फॉर मेंबर्स एंड इंश्योरिंग रेगुलर पेमेंट टू देम, यानी जो मैक्सिमम है वो वर्कर किसी फैक्ट्री में, इंस्टीट्यूट में कितना काम करेंगे तो उनके लिए जो वर्किंग आवर्स है वो डिसाइड करना है। अब देखिए यदि इस प्रकार का जो ट्रेड यूनियन जो प्रयास नहीं करेंगे तो जो एम्प्लॉयर है, जो सर्विस प्रोवाइडर या जो नियोक्ता है वो क्या करेंगे, कर्मचारियों का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे और उनसे एक प्रकार से ज्यादा जो है आज तक या घंटों तक उनसे कार्य करवाते रहेंगे और जो कर्मचारी है उनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा। तो ट्रेड यूनियन क्या करता है, अपने सदस्यों या जो वर्कर्स है उनसे अधिकतम कितना काम करवाया जा सकता है पर डे, तो उसके लिए जो मैक्सिमम आवर्स है उसको डिसाइड करवाने का कार्य करता है और जो पेमेंट है काम का वो टाइमली कैसे मिले तो उसके लिए भी काम करता है। देखिए बहुत सारी जगह ऐसे होता है कि जो वर्कर्स हैं उनका जो पेमेंट है वो डिले कर दिया जाता है, कई बार तो महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या साल भर भी जो वर्कर्स को उनके वेजेस का पैसा नहीं दिया जाता। तो ऐसी स्थिति के अंदर या उनके जैसे जो एक्स्ट्रा उन्होंने वर्क किया है, ओवर टाइम वर्क, उसका पैसा नहीं देते हैं या बोनस है उसका पैसा नहीं देते हैं, तो ये प्रत्येक स्थिति के अंदर जो मजदूर है या वर्कर जो वर्क लेबर है उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इन सबके लिए जो ट्रेड यूनियन है वो आवाज उठाते और उनके लिए कार्य करते हैं ताकि टाइम पर वर्कर्स को वेजेस का पैसा मिले और जो अधिकतम कितना कार्य है वर्कर से करवाया जाए ये भी डिसाइड हो, बिना किसी निर्देश के किसी भी वर्कर से एक्स्ट्रा कार्य नहीं करवाया जाए। तो ये सब के लिए जो है ट्रेड यूनियन काम करता है। नेक्स्ट है, ये सभी पॉइंट्स है उनको आप नोट करें वीडियो पॉज करके और उसके बाद हम जो 6
नंबर ऑब्जेक्टिव है उसको पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट 6 नंबर ऑब्जेक्टिव है ट्रेड यूनियन का, टेकिंग प्रॉपर स्टेप to save workers from exploitation. ट्रेड यूनियन जो वर्कर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए भी बहुत सारे जो प्रयास है वो करता है, और उसके लिए उनको एक यदि स्ट्राइक करना पड़े तो स्ट्राइक करते हैं, अपनी बात है कलेक्टिवली सामूहिक रूप से है वो जो सर्विस प्रोवाइडर है या एम्प्लॉयर है उनके सामने रखते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के जो प्रयास है वो ट्रेड यूनियन के द्वारा किए जाते हैं ताकि वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। नेक्स्ट है 7th नंबर, एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन between workers and employers and गवर्नमेंट। जो ट्रेड यूनियन है वो वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने में जो है इस प्रकार से हेल्प करता है, और ताकि जो वर्कर्स है और एम्प्लॉयर है उनके रिलेशन अच्छे रहे। इसके साथ ही जो वर्कर है उनके गवर्नमेंट के साथ रिलेशन है वो भी बेहतर रहे। और देखिए यदि वर्कर्स को किसी बात से कोई प्रॉब्लम होती है या उन्हें कम वेतन दिया जाता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, तो डेफिनेटली वो लोग अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए स्ट्राइक कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, एजिटेशन। और ऐसे में जो इससे गवर्नमेंट भी प्रभावित होती है। ऐसा नहीं है कि बिना गवर्नमेंट प्रभावित हुए और ये सब चलता रहे। जब हड़ताल करते हैं कर्मचारी या वर्कर या आंदोलन करते हैं तो उससे सरकार प्रभावित होती है, जो नियोक्ता है सर्विस प्रोवाइडर जिसको हम एम्प्लॉयर करें वो भी प्रभावित होता है, वर्कर्स इटसेल्फ जो है प्रभावित होते हैं। तो सभी जो है ऐसी चीजों से प्रभावित होते हैं। तो जो ट्रेड यूनियन क्या है, हड़ताल जैसी नौबत आने नहीं देते, ऐसी सिचुएशन है वो नहीं आने देते, और उससे पहले ही समस्या का जो हल है वो निकाल लेते हैं। स्ट्राइक करना है ये या एजिटेशन आंदोलन करना ये एक लास्ट रिजोर्ट है, यानी अंतिम हथियार या एक सहारा है ट्रेड यूनियन के पास यदि उनकी बात को नहीं सुना जाता है। बट जनरली ट्रेड यूनियन है वर्कर, एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट, इन सबके अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो स्थापित करने का कार्य करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ जॉब सिक्योरिटी social security and labor welfare facilities and labor
welfare facilities is to workers। अब देखिए जो नेक्स्ट 8 नंबर ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर वेलफेयर फैसिलिटीज टू वर्कर। देखिए जॉब सिक्योरिटी क्या है कि बिना किसी वैलिड रीजन के जो वर्कर्स है उनको एम्प्लॉयर के द्वारा जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाता है, जॉब से छुट्टी कर दी जाती है, ठीक है। तो ऐसी जो सिचुएशन को कंट्रोल करना है, कर्मचारियों को एक स्थायी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिले, उसके लिए कार्य करना है। उसके बाद है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी यानी जो वर्कर है वो एक सर्टेन एज के बाद में रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन मिले या जो उन्हें पीएफ प्रोविडेंट फंड मिले, ग्रेजुटी का अमाउंट मिले, तो इस सब के लिए जो है कार्य करना है। कर्मचारियों को रेगुलर बेसिस पर बोनस मिलता रहे, इनके लिए कार्य करना है। तो मेनली जो ट्रेड यूनियन है वो उनके जॉब सिक्योरिटी के लिए काम करता है। सोशल सिक्योरिटी जिसमें पेंशन है, पीएफ है, ग्रेजुटी है, बोनस है, इन सब के लिए काम करता है। जिसके साथ ही लेबर का वेलफेयर कैसे सुनिश्चित किया जा सके तो उसके लिए भी काम करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 9 नंबर, to provide legal advice to members and also making assistance in court if need arises। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो है जो वर्कर्स है या जो मेंबर है ट्रेड यूनियन के, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है और यदि जरूरत पड़ती है तो उनको कानूनी सहायता, ठीक है ना, या एक प्रकार से कानूनी सलाह, लीगल एडवाइस प्रोवाइड करना है, ताकि जो वर्कर है अपने इंटरेस्ट को या अपने राइट्स को लीगली प्रोटेक्ट करके कानूनी तौर पर सुरक्षित जो है सिक्योर कर सके। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर जो वर्कर है उन्हें कोर्ट के अंदर भी हेल्प करना है, ठीक है ना। यदि किसी वर्कर को कोर्ट में केस करना पड़ता है तो उस केस में ट्रेड यूनियन उसकी हेल्प करता है, उसको वकील प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, या तो कम रेट पर या फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस प्रकार की सहायता है वो भी ट्रेड यूनियन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है इफ नेसेसरी declaring a strike and to be done properly अब देखिए यदि ट्रेड यूनियन की बात नहीं सुनी जा रही, वर्कर्स की बात सुनी नहीं जा रही है, तो ट्रेड यूनियन है वो स्ट्राइक या हड़ताल की घोषणा भी कर सकता है और उस हड़ताल को कंटिन्यू जारी भी रख सकता है जब तक कि वर्कर्स की बात नहीं मानी जाती या उनके राइट्स को लेकर सरकार के द्वारा या जो
जो एम्प्लॉयर है, सर्विस प्रोवाइडर, उसके द्वारा कोई एक प्रकार से सही प्रयास नहीं किए जाते तो हड़ताल करने का जो है डिसीजन भी ट्रेड यूनियन के द्वारा लिया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इलेवेंथ नंबर ऑब्जेक्टिव, इंक्रीज इन द बार्गेनिंग पावर of members। अब देखिए बार्गेनिंग पावर क्या होता है। यदि एक वर्कर है वो इंडिविजुअली अपनी सैलरी को लेके ज़्यादा जो प्रेशर है, बेटर वर्किंग कंडीशन को लेकर ज़्यादा जो है प्रेशर नहीं जो डेवलप कर सकता एम्प्लॉय पर, गवर्नमेंट पर, बट यदि सभी सामूहिक रूप से कलेक्टिवली सभी वर्कर जॉइंट तरीके से, संयुक्त तरीके से एक संगठन के रूप में यदि एम्प्लॉयर पर ये प्रेशर डालते हैं कि उनको बेहतर सैलरी मिलनी चाहिए, बेहतर फैसिलिटी मिलनी चाहिए, तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो ट्रेड यूनियन क्या करता है, उन जो वर्कर्स है उनको इकट्ठा करता है और उनकी नेगोशिएशन जो पावर है या बार्गेनिंग पावर है उसको एक प्रकार से इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड इकोनॉमिक असिस्टेंस टू वर्कर्स in case of emergency। अब देखिए कई बार ऐसा होता है किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से एक इमरजेंसी का सिचुएशन आ जाता है, जैसे कोविड-19 के कारण जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज है, वो बंद हो गई। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो ट्रेड यूनियन है, जो वर्कर्स है या जो ट्रेड यूनियन के मेंबर है उनको एक प्रकार से इकोनॉमिक जो हेल्प है वो भी करता है। तो ये 12 पॉइंट्स है जिनको हमने कवर किया है ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन के तौर पर। तो आप ये जो ऑब्जेक्टिव है ट्रेड यूनियन के, इनको एग्जाम में 20 मार्क्स के क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है या 8 मार्क्स के रूप में पूछा जा सकता है। तो आप इनको याद करें और उम्मीद है आपको ये जो ऑब्जेक्टिव है ट्रेड यूनियन एक्ट के वो समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।